जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अपनी जो कंटिन्यू सीरीज चल रही है उसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आज हम लोग कवर करने हैं इंडियन इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स। आपको पता होगा इंडियन इकोनॉमिक्स का इसमें 25 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के कुल 25 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ये जो टेस्ट करवाया गया एप्लीकेशन पे 3 मई को करवाया गया है और इसमें कुल 50 क्वेश्चन होंगे। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे पहले ही दे दिया गया है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 5% की कमी होने पर वस्तु का मांग में 3% की वृद्धि हो तो इस प्रकार की मांग को क्या कहते हैं। सबसे पहले इसका आंसर जान लीजिए कि इस प्रकार की मांग को क्या कहते हैं, बेलोचदार कहते हैं, बेलोचदार मांग कहते हैं। और ये जान लीजिए कि मांग का नियम क्या होता है। मांग का नियम है कि अन्य बातें समान, इस बात को बाद में बात करेंगे, अन्य बातें समान रहने पर कीमत तथा मांग के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। इसका मतलब हुआ कि कीमत अगर बढ़ेगा तो मांग घटेगा और कीमत घटेगा तो मांग बढ़ेगा। यह है मांग का नियम। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे पहले बोला गया है अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें समान रहने का मतलब ये है कि स्थिति जो है वो सामान्य रहना चाहिए, ये ना कि स्थिति कुछ अलग हो। जैसे मान लीजिए ये आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम जो है, ठीक है, आइसक्रीम अगर ठंडा में आइसक्रीम का दाम घट भी जाए तो मांग नहीं बढ़ सकता। इसलिए तो वो जो है अन्य बातें वो सामान्य नहीं रही, स्थिति जो है वो सामान्य नहीं रहा। अगर ठंडा का समय है, आइसक्रीम का दाम जो है आप घटा दीजिएगा, कीमत घटा भी दीजिएगा तो उसकी मांग नहीं बढ़ेगी। इसलिए जो है ये स्थिति जो है समान होना चाहिए, तब जो है ये बेलोचदार होगा। और एक बात आ जाइए, बेलोचदार मांग और लोचदार मांग क्या होता है। बेलोचदार मांग ये है जो आवश्यक वस्तु है, जैसे अनाज हो गया, नमक, दूध, ये सब हो गया, ये हो गया बेलोचदार मांग के अंतर्गत, ये सभी वस्तु आते हैं। और लोचदार मांग के अंतर्गत विलासिता वस्तु रहता है। विलासिता वस्तु का मतलब है कूलर, स्मार्टफोन, एसी, मतलब ये सब में है ना कि अब की बार थोड़ा महंगा है तो अगली बार ले लेंगे, आज महंगा है तो परसों ले लेंगे, मतलब उतनी आवश्यकता नहीं है लेकिन लोग यूज करते हैं, उसे बोलते हैं लोचदार वस्तु। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव की आवश्यकता सीमित है, बिल्कुल गलत है। मानव की आवश्यकताएं जो है वो असीमित है। मानव की आवश्यकताएं जो है असीमित है, ठीक है। और लेकिन साधन जो है वो सीमित है। मानव की आवश्यकताएं को पूरा करने वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि साधन जो है वो सीमित है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, मानव की आवश्यकता में समय के साथ बदलाव आते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। मानव की आवश्यकता में समय जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे बदलाव आते रहता है। मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तु का उत्पादन करना ही एक अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य है। हाँ, ये भी सही है, 2 और 3 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हीरा तथा सोना बेबीलोन वस्तुएं हैं क्योंकि, देखिए एक होता है बेबीलोन वस्तु, एक होता है गिब्बन वस्तु। क्या होता है, एक होता है बेबीलोन वस्तु, एक होता है गिब्बन वस्तु, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बेबीलोन की चर्चा आ गई तो बेबीलोन पे बात कर लेते हैं। बेबीलोन वस्तु देखिए मांग के नियम का अपवाद है। ये दोनों वस्तु क्या है, मांग के नियम का अपवाद। जैसे मांग का नियम मैंने बताया ना कि मांग अगर जैसे कीमत घटेगा तो मांग बढ़ जाएगी, ये है मांग का नियम। और कीमत बढ़ेगा तो मांग घट जाएगी। लेकिन ये दोनों जो है ना बेबीलोन वस्तुएं एवं गिब्बन वस्तुएं, गिब्बन वस्तु के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये दोनों जो है अपवाद है, ये मांग के नियम पे नहीं चलता। तो कैसे अपवाद है और क्या इसमें अलग है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। बेबीलोन वस्तु जो है ना वैसी वस्तुएं हैं जैसे हीरा और सोना हुआ। जैसे हीरा का मानिए दाम अभी 80 लाख रुपया है, हीरा का मान अभी दाम जो है वो 80 लाख रुपया है, ठीक है। लेकिन इसका दाम एकाएक कल रात में या कल सुबह में इसका दाम हो जाएगा 20 लाख रुपये, ठीक है। कल सुबह में मान लेते हैं इसका दाम हो जाएगा 20 लाख रुपये, ठीक है। लेकिन जनता को तब क्या होगा, जनता सोचेगी कि एकाएक 20 लाख रुपये कैसे इसका दाम हो गया, इसका मतलब है कि इस हीरा में कुछ त्रुटि है। तो इससे जो है ना इसकी मांग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कीमत देखिए डायरेक्ट डाउन हो गया लेकिन इसकी मांग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जनता इसे नहीं खरीदेगी। इसलिए नहीं खरीदेगी क्योंकि उसे लगेगा कि इसकी मांग जो है, इसकी जो मतलब सामान है या फिर जो हीरा है उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि है। इसे ही बोलते हैं बेबीलोन वस्तु। अब आ जाते हैं गिब्बन वस्तु पे। गिब्बन वस्तु ऐसा वस्तु है ना जिसकी मांग बढ़ने यानी जिसकी कीमत बढ़ने पर भी मांग बढ़ता है, जिसकी कीमत बढ़ने पर भी मांग बढ़ता है। जैसे देखिए हल्का सड़ा हुआ केला ले लीजिए, हल्का सड़ा हुआ सब्जी ले, मतलब माइनर सड़ा हुआ है, ज़्यादा सड़ा हुआ नहीं,
हल्का सड़ा हुआ केला, हल्का सड़ा हुआ सब्जी है, अगर उससे केला जैसे नॉर्मली बिकता है, मानिए कि 50 रुपये दर्जन मार्केट में, ठीक है, 50 रुपये दर्जन बिक रहा है, लेकिन वो हल्का सड़ा हुआ केला जो है आज शाम में मार्केट में 60 रुपये दर्जन बिक रहा है, तो जनता के दिमाग में ये आएगा कि ये हल्का सड़ा हुआ केला जब 60 रुपये दर्जन बिक रहा है तो अच्छा केला तो 80 रुपये दर्जन होगा, इसलिए जो जनता है ये 60 रुपये दर्जन हल्का सड़ा हुआ केला भी खरीद लेगी। इसे ही बोलते हैं गिफ्ट फंड वस्तुएं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा ये बताइए, रेवलोन वस्तुएं क्या होगी, इनके मूल्य कम होने पर इसकी मांग में बढ़ोतरी नहीं होती है, ठीक है। अर्थशास्त्र की निम्न परिभाषा किसने दिया था? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोग वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। ये परिभाषा दिया गया था किसके द्वारा? ये दिया गया था रॉबिन्स के द्वारा। फिर से इसका परिभाषा पढ़ लीजिए। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोग वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों के संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। ये रॉबिन्स के द्वारा दिया गया। अच्छा, डॉक्टर मार्शल के द्वारा कौन सा परिभाषा दिया गया? डॉक्टर मार्शल के द्वारा परिभाषा दिया गया है अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। और एडम स्मिथ के द्वारा एक परिभाषा दिया गया है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इससे ये पता चलता है अर्थशास्त्र विज्ञान है, ठीक है। नेक्स्ट, उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय का गणना करने में सर्वप्रथम कौन से परिणाम प्राप्त किए जाते हैं? तो सर्वप्रथम कौन से परिणाम प्राप्त किए जाते हैं? ये प्राप्त किए जाते हैं जीडीपी पे एमपी, ठीक है। राष्ट्रीय आय निकालने की 3 विधि है। सबसे पहले ये बात भी जान लीजिए आप लोग, राष्ट्रीय आय जो निकलती है उसकी 3 विधि है। सबसे पहला विधि तो आपको यहाँ दिख गया, उत्पादन विधि। दूसरा विधि होता है आय विधि और तीसरा विधि होता है व्यय विधि। गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था की अवधारणा का विकास किसने किया था? तो गोल्डीलॉक्स की अर्थव्यवस्था का अवधारणा का विकास किया था डेविड सलमान। किसने किया था? डेविड सलमान। ये वैसी अर्थव्यवस्था है ना, ये अर्थव्यवस्था वर्तमान में किसी देश में नहीं है, ये जान लीजिए। मतलब इस अर्थव्यवस्था में बोला जाता है कि जीडीपी भी बढ़िया होना चाहिए, नागरिक भी बढ़िया होना चाहिए, मतलब सब कुछ बढ़िया होना चाहिए, उसे बोलते हैं गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था। वैसे ये अर्थव्यवस्था वर्तमान में किसी भी देश में नहीं है और ये अर्थव्यवस्था एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था है, वास्तविक है ही नहीं। नेक्स्ट, किसके संस्तुति के आधार पर वर्ष 1950 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण एनएसएस की स्थापना भारत सरकार वित्त मंत्रालय में की गई? ये इसके आधार पर की गई थी, ये की गई थी पीसी महालनोबिस के आधार पर, ठीक है। एनएसएस का फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे। क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसका नाम बदलकर एनएसएसओ कर दिया गया, यानी पुनर्गठन किया गया है 1971 में। एनएसएसओ का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन वर्तमान में जो भारत का मतलब सरकार आई, ये 2015 में क्या कर दिया? एनएसएसओ प्लस सीएसओ दोनों को मिला के बना दिया है एनएसओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रजनन योग्य आयु वर्ग के अंतर्गत विकसित देशों में 15 से 44 वर्ष आयु वर्ग की स्त्रियों को लिया गया है, जबकि विकासशील देशों में 15 से 49 वर्ष लेते हैं। ये गलत है, ठीक है। गलत इसलिए है कि विकसित देशों में 15 से 49 वर्ग लेते हैं और विकासशील देशों में 15 से 44 वर्ष आयु के लेते हैं, ठीक है, इसलिए ये गलत है। ऐसे औद्योगिक कर्मी जिन्हें जिन्हें उद्योगों में वर्ष में 6 माह से कम समय तक काम मिलता है उन्हें सीमांत कर्मी कहते हैं। हाँ, ये सही है, तो केवल 2 इसमें सही है। सकल घरेलू उत्पाद मूल्य होता है, तो सकल घरेलू उत्पाद मूल्य क्या होता है? ये होता है एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं का। जब केलों की कीमत 40% बढ़ती है तो केले की मांग 20% घटती है। केले की मांग का कीमत लोच कितना होगा? देखिए, मांग की कीमत लोच का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? मांग की कीमत लोच का एक फॉर्मूला होता है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ऊपर में मांग लिखना है और नीचे में कीमत। ऊपर में मांग कितना? केले की मांग 20% घट रहा है तो 20% ऊपर, और कीमत जो है नीचे में आएगा 40%। 1/2 यानी 0.5% जो है मांग की लोच में परिवर्तन आएगा। इसका आंसर हो जाएगा 0.5। मेगा फूड पार्क योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? मेगा फूड पार्क योजना की शुरुआत जो है 2008 में की गई है। ये एक सप्लाई चेन है, ये कोई पार्क नहीं है जहाँ पे सामान बिकता है, ऐसा कुछ नहीं। ये एक सप्लाई चेन है। क्या है?
सप्लाई चेन। अब बोलेगा ये सप्लाई चेन कैसे है, ठीक है। इसके द्वारा क्या गया है, कृषक जो है उनको फुटकर विक्रेता से जोड़ा गया। क्या किया गया, कृषक को फुटकर विक्रेता से जोड़ा गया है, फुटकर विक्रेता को बड़े विक्रेता से जोड़ा गया, और बड़े विक्रेता को जहाँ प्रोसेसिंग यूनिट है यानी जहाँ कंपनी है उससे जोड़ा जाता है। लघु उद्योग ऐसे उद्योग हैं जिनका वित्तीय टर्नओवर होता है, देखिए चारों ऑप्शन को पहले देख लीजिए हम। 5 करोड़ से कम होगा तो उसे बोलते हैं माइक्रो। क्या बोलते हैं, माइक्रो। 5 करोड़ से अधिक परंतु 50 करोड़ से कम होता है उसे बोलते हैं स्मॉल। 50 करोड़ से अधिक परंतु 250 करोड़ से कम होगा उसे बोलते हैं मीडियम, लिखते जाइएगा। और 250 करोड़ रुपए से अधिक का टर्नओवर होगा उसे बोलते हैं लार्ज। तो यहाँ पे पूछ रहा है लघु, लघु यानी स्मॉल। स्मॉल हो जाएगा 5 करोड़ रुपये से अधिक परंतु 50 करोड़ रुपये से कम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को मौलिक रूप से सोचने का श्रेय जॉन टिनवर्जन को जाता है, परंतु इसे मॉरिस डी मॉरिस के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि श्रेय जाता है जॉन टिनवर्जन को, लेकिन ये जो है इस पर ज़्यादा खोज नहीं किए थे, लेकिन मॉरिस डी मॉरिस जो है इस पर ज़्यादा खोज किए थे। बाकी ऑप्शन जो है सही है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का अधिकतम मूल्य 100 तथा न्यूनतम मूल्य 0 है। तो जीवन के, ये भी सही है, अधिकतम मूल्य जो है 100 है और न्यूनतम मूल्य जो है वो 100 है। 1 और 2 दोनों सही है। और आपको जानना चाहिए कि जीवन का जो भौतिक गुणवत्ता के 3 सूचकांक हैं, जीवन में भौतिक गुणवत्ता के 3 सूचकांक हैं, मतलब कि देश के नागरिक का जो गुणवत्ता है यानी उनकी जो स्थिति है उसमें सुधार हुआ है नहीं हुआ है, वो किस तर्ज पे चेक किया जाएगा। मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा 3 सूचकांक दिए गए। वो 3 सूचकांक में पहला सूचकांक है जीवन प्रत्याशा। क्या है, जीवन प्रत्याशा। दूसरा है शिशु मृत्यु दर और तीसरा है साक्षरता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रंगराजन समिति के अनुसार वर्ष 2014 में गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपये और तथा शहरी क्षेत्रों में 47 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया था। ये भी सही है। विश्व बैंक ने वैश्विक गरीबी रेखा $1.90 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया है। ये गलत है, $1.90 नहीं बल्कि $2.15। कितना, $2.15 निर्धारित किया था। केवल एक सही है इसमें। किस विकास पत्र, नहीं किसान विकास पत्र होगा। यहाँ पे क्या होगा, किसान विकास पत्र लिख लीजिएगा आप लोग। क्या होगा, किसान विकास पत्र में न्यूनतम निवेश की सीमा क्या है। तो किसान विकास पत्र जो है ना वो एक बचत योजना है। क्या है, एक बचत योजना है। और ये जो है ना भारत सरकार द्वारा डाकघर के माध्यम से चलता है। किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से चलता है किसान विकास पत्र, ठीक है। और इसमें जो रकम है, जो पैसे आप जमा करेंगे वो 124 महीने में दुगुना हो जाए। कितने महीने में, 124 महीने में जो है दुगुना हो जाए। पहले साढ़े 8 साल में ही दुगुना हो जाता था, लेकिन अब जो है इसका चेंज कर दिया गया है टाइम, तो ये अब 124 महीने में दुगुना होगा, ठीक है। और वर्तमान इसका ब्याज दर जो है वो है 7.5%। कितना है, 7.5%। और न्यूनतम सीमा इसका पूछ रहा है, न्यूनतम निवेश की राशि वो है 1000 और अधिकतम कोई सीमा नहीं है इसमें निवेश करने का, ठीक है। तो किसान विकास पत्र लिखा हुआ, इसका मतलब ये है ना, इसमें कोई भी व्यक्ति कितना भी पैसा जमा करता है वो पैसा जो है किसान के पक्ष में ही, किसान के लिए ही यूज किया जाएगा। किसान को ऋण देने में यूज किया जाए, चाहे जिस प्रकार से किसान के लिए ही यूज किया जाएगा वो पैसा। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का सबसे उपयुक्त परिभाषा है। मुद्रा का सबसे उपयुक्त परिभाषा इनमें से कौन सा है, बताइए। तो ये हो जाएगा कोई भी वस्तु जो सामान्य रूप से वस्तु तथा सेवाओं के विनिमय के रूप में स्वीकार किया जाता है। देखिए सबसे पहली बात कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। मुद्रा का कार्य है विनिमय का माध्यम और दूसरा कार्य है मूल्य का निर्धारण। विनिमय का माध्यम, अब कुछ वर्ड होता है जो अर्थशास्त्र में थोड़ा सा हट के होता है, जैसे विनिमय है। अब विनिमय का मतलब आप कुछ नहीं समझ रहे होंगे। विनिमय का मतलब है क्रय और विक्रय का माध्यम जो है, मतलब क्रय करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं, उसका माध्यम क्या है, हमारा मुद्रा है। या फिर किसी सामान का मूल्य निर्धारण करते हैं, उसका माध्यम क्या है, मुद्रा है। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति के कारण देश में आयात की वृद्धि होगी। बिल्कुल वृद्धि होगी। अगर महंगाई बढ़ेगा देश में, मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। अगर महंगाई बढ़ता है तो बाहरी देश के जो भी बिजनेसमैन है वो हमारे देश में जो है सामान जरूर भेजेंगे, जिससे कि उनका सामान अधिक दामों पे बिके, ठीक है। महंगाई बढ़ गई है
और मुद्रास्फीति के कारण निर्यात में कमी आएगी। हाँ, निर्यात में कमी आएगी क्योंकि सामान का दाम बढ़ गया है, इसलिए इसमें निर्यात में कमी आएगी। मुद्रास्फीति आया तब निर्यात को प्रभावित नहीं करेगा, बिल्कुल गलत है, 1 और 2 सही है इसमें। खुले बाजार की क्रियाएं से संबंधित ऑपरेशन ट्विस्ट की सर्वप्रथम शुरुआत किस देश में हुआ? तो ये हुआ था अमेरिका में। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। ऑपरेशन ट्विस्ट का मतलब ये है ना कि देश का जो प्रमुख बैंक होता है, जैसे अपने देश में आरबीआई, आरबीआई जो है ना अल्पकालीन बॉन्ड जो है उसे बेचकर दीर्घकालीन बॉन्ड खरीदता है, उसे बोलते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट। भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो इनमें से शामिल जो है जमा को नहीं किया जाता है, लेकिन अग्रिम यानी ऋण को किया जाता है, और निवेश जो किया हो रहता है उसे किया जाता है। निम्नलिखित में से किस बीमा में सुरक्षा तत्व तथा विनियोग तत्व दोनों मौजूद रहते हैं? तो इसके बारे में आप लोग को जानना जरूरी है। बाकी पहले इसका आंसर जान लीजिए, जीवन बीमा इसका आंसर होगा, ठीक है। अब इसमें जानने वाली बात यह है कि सुरक्षा तत्व और विनियोग तत्व होता क्या है, ठीक है। जैसे LIC को लेके हम लोग बात कर लेते हैं। LIC जीवन बीमा कर दिया है ना, तो सिर्फ जीवन बीमा में ही सुरक्षा तत्व और विनियोग तत्व शामिल है, लेकिन अन्य बीमा में, जीवन बीमा के अलावा अन्य बीमा में सिर्फ सुरक्षा तत्व शामिल है, विनियोग तत्व शामिल नहीं है। अब सुरक्षा तत्व क्या होता है और विनियोग तत्व क्या होता है, ये जानना आप लोग का बहुत ही जरूरी है। जैसे देखिए, कोई है, मिस्टर है यहाँ पे और LIC है, ठीक है। मिस्टर जो LIC के पास जाते हैं, बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ एक बीमा करवाना, जिसमें कि मतलब हमको कुछ हो जाने के बाद हमारे परिवार को कुछ रकम मिल जाए। तो LIC ने बोलती है कि आप 30 लाख रुपये जमा कर दीजिए, और आपका जब 90 वर्ष से पहले अगर आप मर जाते हैं, 90 वर्ष की उम्र से पहले अगर आपकी देहांत हो जाती है, तो आपके परिवार को हम 1 करोड़ रुपये जो है दे देंगे, ठीक है। तो इसमें तो फ़ायदा इतना दिखा दिया जाता है, मिस्टर को लगता है कि चलो हाँ अच्छी चीज़ है, हमारे फैमिली को मिल जाएगा। तो ये हो गया क्या आपका सुरक्षा तत्व। सुरक्षा की दृष्टि से आप जो है ये पैसा जमा कर दिए। लेकिन विनियोग तत्व क्या हुआ, इसमें एक चीज़ और रहता है कि अगर आप 90 वर्ष की उम्र तक नहीं मरते, यानी 90 वर्ष की उम्र तक आपका देहांत नहीं होता है, तो ये 1 करोड़ रुपये मैं मतलब LIC जो है वो मिस्टर शर्मा को यानी मिस्टर को दे देगा, ठीक है। यही हुआ विनियोग तत्व। क्या हुआ? विनियोग तत्व। सुरक्षा तत्व हो गया कि उनकी फैमिली को पैसा मिलेगा उनके देहांत के बाद, और विनियोग तत्व ये हो गया अगर उनकी देहांत नहीं होते 90 वर्ष की उम्र तक तो उनको पैसा मिल जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरबीआई पूंजी बाजार को नियंत्रित करती है, बिल्कुल गलत है। आरबीआई पूंजी बाजार को नहीं, सेबी जो है पूंजी बाजार को नियंत्रित करती है। पूंजी बाजार यानी शेयर मार्केट। सेबी मुद्रा बाजार को नियंत्रित करती है, सेबी नहीं, आरबीआई मुद्रा बाजार को नियंत्रित करती है। IRDAI बीमा बाजार को नियंत्रित करती है, सही। केवल 3 इसमें सही है, इनमें से सही नहीं को काट दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस आर्थिक क्रिया में कोई जोखिम नहीं है? रोजगार में कोई जोखिम नहीं है। भारत में संपत्ति कर सर्वप्रथम किस वर्ष लगाया गया? तो भारत में संपत्ति कर जो है सर्वप्रथम लगाया गया था 1957 में, लेकिन 2015-16 में इसे समाप्त कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सरकार की पूंजीगत प्राप्ति है? उधार, ऋण की वसूली, विनिवेश, ये तीनों जो है सरकार की पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति का मतलब होता है जिससे सरकार की संपत्ति में कमी आए, जिससे सरकार की संपत्ति में कमी आए। अगर यहाँ पे राजस्व प्राप्ति होता तो ये होता जिससे सरकार की संपत्ति में बढ़ोतरी हो। तो पूंजीगत प्राप्ति का मतलब है जिससे सरकार की संपत्ति में कमी आए। अगर सरकार किसी जो उधार लेता है तो उसमें सरकार की कमी ही आएगी। बाकी विनिवेश कर देता है, किसी चीज़ में निवेश करता है तो वर्तमान में तो सरकार की संपत्ति में कमी आएगी ही आएगी। इसी प्रकार इनमें से सभी आंसर होगा। आर्थिक समस्या किस अर्थव्यवस्था से में उत्पन्न होता है? तो आर्थिक समस्या जो है सभी अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होता है, पूंजीवादी, मिश्रित, समाजवादी, इनमें से सभी। अब यहाँ से हो जाएगा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। इसमें ज़्यादा डिस्कशन की कोई पॉइंट है नहीं, तो हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। 4 अप्रैल 2024 को नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 4 अप्रैल 2024 को नाटो ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है, क्योंकि 4 अप्रैल 1949 को नाटो का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है, किस देश ने विनाशकारी सूखे के कारण आपदा की घोषणा की? विनाशकारी सूखे के कारण जिम्बाब्वे जो है वो आपदा की घोषणा किया है। हाल ही में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिक ने इंटरनेशनल खगोलविद के साथ मिलकर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा 3D मैप बनाया है?
तो वो है TIFR। क्या है? TIFR। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है, विश्व बैंक की आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है राकेश मोहन को। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य कौन बनी है? तो ये जूरी सदस्य बनी है बिल्किस मीर। क्या बनी है? बिल्किस मीर। हाल ही में किस देश ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है? वो है सिंगापुर। कौन सा है? सिंगापुर। अप्रैल 2024 में 10 के मेगावाट नवीकरण क्षमता वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो भारत की पहली कंपनी बन गई है अडानी ग्रीन एनर्जी। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले की संख्या किस देश में आई है? किस देश में पाई गई है? तो ये पाई गई है आपका भारत में। CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 जो प्रदान किया गया, ये प्रदान किया गया SJVN लिमिटेड को। भारत सरकार देश में यूरिया के आयात को कब तक समाप्त करने की घोषणा किया है? ये 2025 तक किया है, जो संभव है नहीं। भारतीय सेना में किस एयर डिफेंस सुरक्षा प्रणाली को शामिल किया गया है? तो भारतीय सेना में शामिल किया गया इसे शामिल किया आकाश तीर कमांड और कंट्रोल सिस्टम। दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इस समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है बताइए? ये नियुक्त किया है न्यायाधीश नजमी वजीरी को। किसने शिकायत निवारण प्रणाली एस्कोर्स 2.0 का एक उन्नत संस्करण लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है सेबी। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया 7 अप्रैल को। इसका थीम क्या है? माई हेल्थ माई राइट। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ठीक है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया में सबसे अच्छा स्थान कौन सा है? तो सबसे अच्छा स्थान है सिंगापुर। हाल ही में विश्व विशेष सुरक्षा समूह SPG में किसे महानिरीक्षक पद पर नियुक्त किया गया है? लव कुमार को। 7 अप्रैल 2024 को फिलीपींस, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य संबंध मजबूत करने के लिए कहां पर सैन्य अभ्यास किया गया? तो ये किया गया दक्षिणी चीन सागर। 16 से 18 अप्रैल 2024 को विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कहाँ पर होगी? तो इसकी मेजबानी होगी अबू धाबी UAE में। हाल ही में भारतीय सेना को मिली आकाश तीर प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है? तो आकाश तीर प्रणाली जो विकसित की गई है BEL के द्वारा विकसित की गई है। हाल ही में लद्दाख के किस क्षेत्र में सर्वाधिक शांति बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू किया गया है? लद्दाख के लेह में। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी किस राज्य से राज्यसभा सांसद चुनी गई? तो किस राज्य से राज्यसभा सांसद चुनी गई है? तो ये चुनी गई है आपका राजस्थान से। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के मदरसा कानून के खिलाफ आदेश पर रोक लगाई है? तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उत्तर प्रदेश के जो मदरसा कानून था उसके खिलाफ आदेश पर रोक लगाई है। हाल ही में आयोजित IWF विश्व कप 2024 में विंध्या रानी देवी ने कौन सा पदक जीता? तो ये जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते। भारत ने कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो 1 लाख मेगावाट बढ़ाने का लक्ष्य जो है 2047 तक है। पीटर वेलिगनी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? पीटर वेलिगनी जो बने हैं स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने हैं। आज का सेट यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उन दोस्तों को जरूर शेयर करना है जो इसे खरीद के नहीं पढ़ सकते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।